हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो देख सकते हैं आप, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है क्लास 10th विज्ञान का 2024 का जो आज पेपर हुआ है उसको हम क्या करने वाले, फुल सॉल्व करने वाले हैं। कोड देख लीजिए, कोड है आपका 824 IO। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेपर को सॉल्व करना। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो आप जानते हैं छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस उपयोग में लाते हैं। तो विकल्प देखिए, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस या फिर 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए हम उत्तल लेंस का यूज करते हैं। तो सबसे छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस हम उपयोग में लाएंगे। विकल्प पहला सही हो जाएगा। तो सारे विकल्प आप मिलाते चलना। अगला क्वेश्चन देखिए, तारों के टिमटिमाने का कारण क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के प्रकीर्णन का कारण है वायुमंडल का अपवर्तन। ठीक है, अपवर्तन कारण है तारों के टिमटिमाने का। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा अगर कोई वस्तु अनंत पर स्थित हो तो उस पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक तथा बड़ा, आभासी और छोटा या फिर आभासी तथा बड़ा। तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनेगा। विकल्प 20 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, श्वेत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं सबसे ज्यादा अधिक विचलन कोण किस रंग का होगा। जब हम सफेद प्रकाश को प्रिज्म से गुजारेंगे तो सबसे ज्यादा विचलन किस रंग का होगा। ठीक है, तो बैंगनी रंग का होता है। बैंगनी रंग आपके विकल्प में नहीं आया, पीला, नारंगी, हरा, नीला दिया है तो इसलिए यहाँ पे नीला रंग हो जाएगा। ठीक है, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमें क्या करना क्या है, कॉलम ए और कॉलम बी दिए गए हैं। हमें क्या करना है, ये मात्रक दिए हुए हैं, ये क्या दिए हुए हैं, चीजों के नाम दिए हुए हैं। तो किसका मात्रक है ये हमें बताना है। तो देख सकते हैं आप, ओम किसका मात्रक है, ओम आपका विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, वैद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। और जो वाट है, ठीक है, वाट किसका मात्रक है, विद्युत शक्ति का मात्रक है। ठीक, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, ये तो सबको पता होगा। और ये जो वोल्ट है, ठीक है, ये जो वोल्ट है ये किसका मात्रक है, ये आपका विभवांतर का मात्रक है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको क्या करना है, सारे जो मिलान है वो मिला लेने हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसीलिए हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा। ये भी देखते चलिए कि विकल्प हमारा पहला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, R व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, बाद में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। ठीक है, यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 तथा R2 हो तब R1/R2 क्या होगा। पहले हमें क्या करना है, श्रेणी क्रम में निकालना है, फिर समांतर क्रम में। तो चलिए निकालते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं आप, तार के जो प्रतिरोध है R व 2R है, हम पहले क्या करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो R1 = R + 2R हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो R1 का मान कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा। अब हम समांतर क्रम में निकालेंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/R = 1/R1 + 1/R2। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/R2 का हमें मान ज्ञात करना है, क्योंकि R1 तो हमें पता है, 1/R2 निकालेंगे तो R/2R। ठीक है, R1 हम इसको मान लेंगे और R2 इसको मान लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने मान निकाल लिए, एक जगह R रख दिया, एक जगह 2R रख दिया। ठीक है, अब मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/R2 है तो हम क्या करेंगे, 2R क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे और 2 इधर 2 आ जाएगा, इधर 1 तो क्या हो जाएगा, 3/2R। ठीक है, 3/2R हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका 2R क्या है, एलसीएम में है, 1/R1 का मान है तो ये क्या हो जाएगा, 3/2R हो जाएगा। जब हम R2 का मान निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो R2 = क्या हो जाएगा, 2R/3। तो हम क्या करेंगे, जब R1/R2, क्योंकि अभी हमें क्या करना था, R1 और R2 के मान हमें पता थे, अब हमें समांतर क्रम में निकालना है R1/R2। तो हम क्या करेंगे, R1 का मान जो आया है 3R यहाँ पे रख देंगे, और R2 का मान जो निकल के आया है समांतर क्रम संयोजन में उसको रख देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, जो कट रहा होगा उसको हम काट लेंगे। ये 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 3 3 को 9 हो जाएगा, अपॉन में 2 आ जाएगा। R से R कैंसिल हो जाएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 9/2 आ जाएगा। देख सकते हैं आप किस विकल्प में, तो 9/2 आपके विकल्प सी में है। किस में है, विकल्प सी में 9/2 दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा है, चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश कराने पर आरोपित बल की दिशा कहाँ होगी। देख सकते हैं आप, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन की दिशा ऐसे है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऊपर की ओर है। ठीक है, तो फ्लेमिंग के अगर हम बाएं हाथ के नियम से निकालें तो ये कैसे होगा, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक, कागज तल के लंबवत ऊपर की ओर होगा। ठीक है, बल की दिशा। अगले नंबर में आ जाते हैं, ये क्या इसमें क्या रखा गया है, आपके
7 से 8 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रखे गए हैं। तो क्वेश्चन पढ़िए, प्रोपेनॉल में क्रियात्मक समूह कौन सा लगता है? ठीक है, क्या CHO लगता है, आपका C डबल बॉन्ड O लगता है, COH लगता है या फिर OH लगता है? तो ये आपका क्या है, ये हाइड्रोक्सिल समूह है और ये आपका ओइक अम्ल है। ठीक है, एस्टिक अम्ल में लगता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ये आपका प्रोपेनल, ये इसमें अल लगता है, CHO समूह में अल लगता है। ठीक है, अनुलग्न अल लगता है तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपेनल के लिए अनुलग्न में जो क्रियात्मक समूह है वो CHO लगेगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कीटोन कौन है? निम्नलिखित में से कीटोन कौन है? मेथेनॉल, प्रोपेनोन, एथेनॉल या फिर प्रोपीन। ठीक है, तो मेथेनॉल में क्या लगता है, आपका हाइड्रोक्सिल समूह लगता है, OH जब हम लगा देंगे तो अनुलग्न आल लगेगा। ठीक है, इसमें भी OH लगेगा, हाइड्रोक्सिल समूह। और जो ये प्रोपेनॉन है, ये कैसा समूह है, ये आपका कीटोनिक समूह है, इसलिए प्रोपेनोन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन है? ठीक है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व कौन है? AU है, AG है, कॉपर है या फिर पोटेशियम है। ठीक है, तो पोटेशियम क्या करता है, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। अगला क्वेश्चन देखिए, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है? निस्तापन कहलाती, भर्जन कहलाती, अयस्क का सांद्रीकरण या फिर प्रगलन? तो कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया निस्तापन कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अभिक्रिया CuSO4 प्लस Fe तो बनेगा क्या, FeSO4 प्लस कॉपर। तो ये जो रिएक्शन है ये क्या कहलाएगी, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया या फिर उभय अपघटन अभिक्रिया? तो ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कैसी कहलाएगी, विस्थापन अभिक्रिया कहलाएगी। विकल्प B सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो रखे गए हैं वो बायो के रखे गए हैं, तो देख सकते हैं आप। पहला क्वेश्चन पढ़िए, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या इनमें से सभी? तो स्वपोषी पोषण के लिए इनमें से सभी चीजें लगती हैं, क्लोरोफिल हो, सूर्य का प्रकाश हो या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ठीक है, तो इनमें से सही अगर आपका कभी भी आता है तो आप क्या करना, आंख मूंद के इसमें कर देना, या फिर A व B दोनों करके भी आता है तो भी ज्यादातर यही सही होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन, एड्रीनलिन, साइटोकाइनिन या फिर थायरॉक्सिन? ठीक है, तो निम्न में से जो पादप हार्मोन है वो क्या है, साइटोकाइनिन। ये क्या है, आपका पादप हार्मोन है। अगला क्वेश्चन देखिए, परागकोश में क्या होते हैं? परागकोश में क्या होते हैं, अंडाशय होते, परागकण होते, गर्भाशय या फिर बाह्यदल? ठीक है, तो परागकोश पहले नाम से ही समझ लीजिए कि पा की बात की जा रही है, और जब दिया है परागकण तो ये किस में काम होगा, परागकोश में ही काम में आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, पुनरुद्भवन जिसको पुनर्जनन कहा जाता है, किसके द्वारा इसका प्रजनन होता है? ठीक है, पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है हाइड्रा में, प्लेनेरिया में, ब्रायोफिलम में या फिर कबूतर में। ठीक है, तो पुनर्जनन द्वारा जो प्रजनन होता है वो किस में होता है, हाइड्रा में होता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहा जाता है? सिनेप्स, जिब्रेलिन, ऑक्सीन या फिर डायफ्राम। ठीक है, तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे हम क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है? शेर, हरे पौधे, हिरण या फिर वर्षा? ठीक है, तो एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है हरे पौधे। विकल्प C सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया? गोल झुर्रीदार बीज का, सफेद या बैंगनी फूल का, लंबे बौने पौधे का या फिर इनमें से सभी? ठीक है, तो मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे किन लक्षणों का अध्ययन किया? तो मेंडल ने अपने प्रयोग में झुर्रीदार बीज, सफेद बैंगनी फूल, लंबे पौधे, यानी कि इनमें से सभी होगा, ये पहले वाला नहीं होगा। ठीक है, ये आपका पार्ट B है। खंड बा के क्वेश्चन हम देखेंगे, तो सबसे पहले देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन पहले का पहला है, प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं बताइए। प्रकाश के प्रकीर्णन की दो प्राकृतिक घटनाएं व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण होती हैं। 2 नंबर आपको इसके मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है और उसके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो ये तो सबको पता है कि दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, 3 या 4 प्रकार के रखे जाते हैं। 10th में क्या है, केवल दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष है। ठीक है, और 12th की बात करें तो उसमें अबिंदुकता भी आ जाती है। ठीक है, तो उनके नाम तो हमने बता दिया। और दृष्टि दोष 3 प्रकार के होते हैं, जरा दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष।
अगला क्वेश्चन पढ़िए दूसरे का पहला, उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो उपयोग बताने। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का जो उपयोग होता है वो धूप के चश्मे में होता है, और जो देखने वाला दर्पण, जैसे जो गाड़ियां जाती हैं तो जो दर्पण लगा रहता है ना, जिसमें पीछे का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो उसमें हम किसका उपयोग करते हैं? उत्तल दर्पण का। और जो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का हम प्रयोग प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर अभिसारित करने के लिए हम क्या करते हैं? उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का आपको किरण आरेख यानी फिगर बनाना था। 2 नंबर का आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, किसी प्रतिरोधक में धारा प्रवाहित करने पर वोल्ट मीटर तथा एमीटर को कैसे जोड़ते हैं, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज 12 घंटे प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा उपयोग की जाती है उससे? 2 नंबर का आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, चौथा नंबर, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र बनाना है। ठीक है, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है उसका आपको किरण आरेख बनाना है। तो ये आपकी जैसे छड़ चुंबक हो गई, और इसके जो चारों ओर जो चुंबकीय क्षेत्र आरोपित होता है इसका आपको चित्र बनाकर दिखाना था। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बताना है। ठीक है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है ये आपको बताना है, या फिर इसके अथवा वाले क्वेश्चन आप कर लीजिए, चाहे 3 ऊपर वाले कर लीजिए, चाहे 3 नीचे वाले। तो अथवा वाले पढ़िए, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन कारकों पर निर्भर करता है, ये आपको बताना है। अभी इसमें प्रणालिका के कारण था, और इसमें चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक पर लगने वाले बल किन कारकों पर निर्भर करता है ये पूछ रहा है। अगला है, घरेलू विद्युत परिपथ में कितने तार प्रयुक्त होते हैं? घरेलू जो विद्युत परिपथ यानी वायरिंग होती है उसमें कितने तार प्रयोग में लाए जाते हैं? प्रत्येक तार का नाम और आवरण के रंग लिखने हैं। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले कर लेना चाहे नीचे वाले। ठीक है, 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अगला सेक्शन सी है, उपभाग नंबर 2, 5वें का ए पढ़िए, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखने थे। ठीक है, तो एसिटिलीन का फॉर्मूला क्या होता है? एसिटिलीन का फॉर्मूला होता है C2H2, और इसका जो IUPAC नाम होता है वो क्या होता है? एथाइन होता है। क्या होता है? इसका IUPAC नाम क्या होता है? एथाइन होता है। अब बात करें एस्टिक अम्ल की, तो सूत्र क्या होता है? CH3COOH। ठीक, तो ये हमारा एस्टिक अम्ल होता है, और इसका जो IUPAC नाम होता है वो होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़िए, एथेनॉल के 2 रासायनिक अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण। ठीक है, रासायनिक समीकरण आपको एथेनॉल के देने थे। 2 नंबर का क्वेश्चन था। अगला पढ़िए, दहन अभिक्रिया को समझाइए, इसके 2 उदाहरण व रासायनिक समीकरण लिखने थे। सक्रियता श्रेणी को समझाना था, और इसके उपयोग लिखने थे। 2 नंबर के क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन पढ़िए, अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं? दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग लिखने हैं। ठीक है, विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि और रासायनिक समीकरण तथा 2 उपयोग लिखने हैं, यानी ब्लीचिंग पाउडर के। ठीक है, अथवा में भी आया है, अथवा में देख सकते हैं आप या तो ऊपर वाले दोनों क्वेश्चन कर लीजिए, या फिर इन पर टिप्पणी लिख दीजिए। मिसेल पर टिप्पणी लिख दीजिए, या फिर संचारण पर टिप्पणी लिख दीजिए, या फिर कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृति पर टिप्पणी लिख दीजिए। ठीक है, चाहे आप ऊपर वाले कर लेना चाहे फिर अथवा वाले कर लेना। 2 नंबर के क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके उपभाग 3 से आया है, सब सेक्शन 3 से। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़िए, कायनिक प्रवर्धन क्या है? कायिक प्रवर्धन क्या है? उचित उदाहरण देकर चित्र के माध्यम से इसका वर्णन करना था। 2 नंबर का ये भी आया था। अगला क्वेश्चन पढ़िए, निम्न पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। प्रकाश संश्लेषण पर लिखनी थी और मानव हृदय पर लिखनी थी। 4 नंबर आपको इस क्वेश्चन के मिलने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का था। 10वां नंबर, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत क्या है? पृथ्वी के लिए इसके महत्व पर प्रकाश डालना है। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, 11वां नंबर, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। लिंग निर्धारण कैसे होता है, इस पर टिप्पणी लिखनी है, और मेंडल के नियम पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, चाहे आप ऊपर के दोनों पर टिप्पणी लिख दीजिए, आपके 3-3-6 नंबर का क्वेश्चन है, या फिर अथवा में आया है। मानव हार्मोनों पर एक निबंध लिखिए, कि मानव पर जो हार्मोन होते हैं, मानव हार्मोन, उन पर आपको क्या करना है? एक निबंध लिखना है। 6 नंबर आप चाहे इससे ले लीजिए, चाहे दोनों पे टिप्पणी लिख देते तो भी आपको 6 नंबर मिल जाते हैं। तो कुछ इस टाइप से आया था क्लास 10th विज्ञान का पेपर। आई होप आपको समझ में आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।